Now we are going to discuss, we are continuing the same chapter, Rise of Nationalism in Europe. Now we have to see the definition of nationalism. Nationalism is the feeling of love and pride for nation. अपने देश के लिए जो प्यार है, अपने देश पर जो गर्व है, उसे क्या कहते हैं? This is called nationalism. Till the 19th century, there was no feeling of collective responsibility, identity or common culture. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, 19th सेंचुरी के पहले कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के पास नहीं, पीपल वेर नॉट लिविंग टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए क्या होना चाहिए? पता तो होना चाहिए कि दिस इज आवर नेशन, एक नेशन तो होना चाहिए. बट 19th सेंचुरी से पहले कोई नेशन तो था ही नहीं. कैसे नहीं था कोई नेशन? अब डिफरेंट कल्चरल पीपल वेर लिविंग टुगेदर. अब जैसे यूरोप की बात करें तो एक एरिया है जहाँ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल भी है, और उसमें उस राज्य में जर्मन स्पीकिंग पीपल भी है, उसी राज्य में मैगर स्पीकिंग पीपल भी है, पोलिश स्पीकिंग पीपल भी है. तो जब इतने सारे लोग हैं तो फिर एक नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आए? एक यूनाइटेड फील कैसे करेंगे? यूनाइटेड फील कैसे करते हैं लोग जिनका कल्चर सेम होता है, जिनकी लैंग्वेज सेम होती है? वो अपने आप को एकजुट फील करते हैं, यूनाइटेड महसूस करते हैं. तो वो महसूस कर ही नहीं रहे थे, और एम्परर फोर्सली केप्ट डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स फोर्सफुली. और एम्परर जो उनको जोड़ता कौन था? डिफरेंट कल्चरल पीपल को. वो किसके कंट्रोल में थे? तो दैट दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एम्परर. राजा के कंट्रोल में थे, सम्राट के कंट्रोल में थे. तो हाउ कुड दे बी यूनाइटेड? एंड नेशन स्टेट की लोगों ने डिमांड करी. तो नेशन स्टेट का मीनिंग यूरोप में क्या था? कि पीपल ऑफ अ कल्चर, लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, दे वांटेड टू लिव टुगेदर. जैसे उनका कल्चर अगर एक समान है, उनकी हिस्ट्री एक समान है, तो वो चाहते थे कि एक साथ रह सके. यही यूरोप का क्या होता था? नेशन स्टेट. और एग्जाम्पल बाद में पढ़ेंगे. लोगों ने जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए प्रयास किया, जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किया. तो जर्मनी क्या हो गया? नेशन स्टेट, जहां जर्मन बोलने वाले लोग एक साथ रह सके. इसी तरीके से इटली था, जहां के लोगों को ये लोगों ने संघर्ष किया कि जहां भी इटालियन स्पीकर पीपल है और डोमिनेटेड पोजीशन में है, उनकी संख्या ज़्यादा है, उन्हें क्या रहना चाहिए? एक साथ रहना चाहिए. और इसके लिए दैट वाज द नेशन स्टेट इन यूरोप. यूरोप में नेशन स्टेट का मतलब यही था. नेक्स्ट इज, अब देखेंगे एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास. अब आप देखोगे एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, एरिस्टोक्रेट्स कौन होते. तो लास्ट मैंने आपको अभी कंजर्वेटिव्स के बारे में बताया. कंजर्वेटिव्स कौन थे? किंग थे, उनके सपोर्टर्स थे, जो हाई पोजीशन पर कोर्ट में थे, दरबार में राजा के, वो लोग थे. और जो फ्यूडल्स थे, तो किंग को सपोर्ट करते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन थी. तो ये सभी लोग किस में आते थे? एरिस्टोक्रेसी. अब एरिस्टोक्रेसी कौन थे? एरिस्टोक्रेसी वेयर फ्यू इन नंबर्स, उनकी संख्या काफ़ी कम थी, 5 to 10%. बट दे डोमिनेटेड द कॉन्टिनेंट. जो यूरोप था उसमें 19th सेंचुरी में एरिस्टोक्रेसी डोमिनेट करते थे. अब एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? दे वेर हैविंग द पावर ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. एरिस्टोक्रेट्स के पास जन्म के आधार पर अधिकार थे, उनके पास बर्थ के बेस पर राइट्स थे, और हेरिडेटरी पावर थे. राजा तो थे ही, फादर किंग, बच्चे भी किंग. राजा के जो मिनिस्टर्स थे, वो मिनिस्टर ज़्यादातर उनके बच्चे दरबार में जाना शुरू करते थे. जो हाई पोजीशंस थे लोगों के पास, वो उनके बच्चों को जाते थे. तो इट मीन्स दैट ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो क्या चेंज चाहेंगे? अगर आज गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि बच्चों को जो हायर ऑफिसर है गवर्नमेंट में, उनके बच्चों को ऑटोमेटिकली वो जॉब मिल जाएगी, तो 2-4 जनरेशन के बाद ये लोग चाहेंगे चेंज? जवाब होगा नहीं. जब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो चेंज क्यों चाहिए? तो एरिस्टोक्रेट्स नेवर वांटेड चेंज एंड दे वर रेडी टू हेल्प ईच अदर. एक दूसरे की मदद को हमेशा तैयार रहते थे. आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा होगा, जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ तो राजा की मदद ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया के राजा ने की थी.
तो इनको लगता था कि जो चेंजेज हो रहे थे, जो बदलाव हो रहे थे, जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो लिबरल्स थे, वो चाह रहे थे जो हेरिडिटरी पावर है वो खत्म हो जाए, जो बर्थ के आधार पर पावर है वो खत्म हो जाए। लेकिन ये लोग चाहते थे कि नहीं, इनके पावर कंटिन्यू रहे। तो एरिस्टोक्रेसी रेडी टू हेल्प ईच अदर, वन पार्ट ऑफ यूरोप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप। इनके बीच अपना अलायंस भी था, मैरिज से इन्होंने आपस में शादी भी कर रखी थी, एक देश के एरिस्टोक्रेट्स दूसरे देश के एरिस्टोक्रेट्स के साथ, और दोस्ती थी, अच्छी बॉन्डिंग थी इन दोनों के बीच। दे वांटेड टू प्रिजर्व मोनार्की, और ये मोनार्की को बचा के रखना चाहते थे। चर्च के जो पावर थे, हेरेडिटरी राइट्स थे, वो चाहते थे खत्म नहीं हो। तो दीज वर एरिस्टोक्रेट्स, तो वी कैन से दैट एरिस्टोक्रेट्स वर कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स वही थे जो चेंज नहीं चाहते थे और जिनके पास पहले से पावर थे, और एरिस्टोक्रेट्स वर लाइक कंजर्वेटिव्स। यू अंडरस्टूड बच्चों एरिस्टोक्रेट्स। अब यहाँ देखोगे न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेट्स के बाद अब पढ़ेंगे आगे न्यू मिडिल क्लास। ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन न्यू ट्रेड इमर्ज्ड। अब आपको पता ही होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन 17th सेंचुरी, और 18th और 19th सेंचुरी में काफी ग्रोथ हुआ इसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए। अब इंडस्ट्रियलिस्ट तो थे, इन्होंने पैसे कमाए, कुछ प्रोफेशनल और बिजनेसमैन, इन सब ने भी पैसे कमाए। तो बच्चों इनके पास पैसे थे, प्रोफेशनल्स के पास पैसे थे, बिजनेसमैन के पास भी पैसे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी पैसे थे, और एरिस्टोक्रेट्स के पास भी पैसे, कंजर्वेटिव्स के पास भी पैसे थे। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या रहा, इनके पास भी पैसे आ गए मिडिल क्लास लोगों के पास, और कंजर्वेटिव्स एरिस्टोक्रेट्स के पास पैसे थे। दोनों में डिफरेंस ये है कि एरिस्टोक्रेट्स के पास हेरेडिटरी पावर, उनके पास बच्चों को पावर ट्रांसफर होते थे जिस पोजीशन पे थे, और इनके लिए कोई मौका नहीं। अब मिडिल क्लास पीपल एजुकेटेड भी थे, और इन्होंने डिमांड करा कि पोजीशन जो पहले से चली आ रही जो सिस्टम है, वो सिस्टम में बदलाव होने चाहिए, सिस्टम शुड बी चेंज्ड। और सिस्टम क्या होना चाहिए, पोजीशन शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हेरेडिटरी। हेरेडिटरी का मतलब है जन्म, जन्म के आधार पर कोई पोजीशन ना दी जाए। पोजीशन किस बेस पर दी जाए, पोजीशन शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट। और ये जो चेंज चाहते थे, ये चेंज चाहने वाले लोगों को क्या कहा गया, लिबरल्स। तो वी कैन सी दैट दीज मिडिल क्लास पीपल वर लिबरल्स ऑल्सो। ये चेंज चाहने वाले लोग कहलाए लिबरल्स। और बच्चों लिबरल्स ने चेंज चाहा दोनों क्षेत्रों में, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। लिबरल्स वांटेड टू चेंज पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली। तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल स्फेयर में ये लिबरल्स क्या चेंज चाहते। इकोनॉमिक लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या है, इट स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। वो चाहते थे जो सर्टेन टाइप्स के टैरिफ्स है, सर्टेन टाइप्स के टैक्स है, वो कम हो जाए। तो इकोनॉमिकली वो चाहते थे कि बिजनेसमैन थे जनरली ये चाहते थे कि बिजनेस करने में आसानी हो। फ्रीडम ऑफ अबलिशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार और बैरियर्स का मतलब होता है बाधा। ये चाहते थे जो ट्रेड बैरियर्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेज है, वो कम हो जाए। और ट्रेडर्स ऑल्सो डिमांडेड रिडक्शन ऑफ करेंसी। अब बच्चों अलग अलग स्टेट में अगर अलग अलग टैक्स लगे और अलग अलग करेंसी हो, तो हर जगह कन्वर्ट कराना होगा, बिजनेस करने में कितनी मुश्किल होगी। तो करेंसीज को भी कम करना चाहते थे और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा करना चाहते थे। यस, अगर रोड खराब है, अगर गांव से शहर जा रहे हैं बिजनेस करने और हमारी गाड़ी 5 बार पंचर हो जाए, तो क्या बिजनेसमैन को फायदा होगा, नो। वो चाहते थे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हो। अब यहाँ देखोगे बेटा पॉलिटिकली, पॉलिटिकली फोकस किया इन्होंने इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो। मिडिल क्लास पीपल वेर इन फेवर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये चाहते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो। इट ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन इलेक्टेड पार्लियामेंट, वो चाहते थे कि राजा का जो पावर है, अनकंट्रोल्ड पावर है, वो चेक किया जाए, उन्हें कंट्रोल किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन हो, और मिडिल क्लास लोगों को भी डिसीजन मेकिंग में अधिकार हो। डिसीजन मेकिंग में जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास भी पॉलिटिकल राइट्स हो। और जस्ट यू हैव टू सी दैट अब यहाँ पर एक और टॉपिक है बेटा, जुल वेरिन। अब जुल वेरिन क्या है,
कस्टम यूनियन। एक्चुअली प्रॉब्लम्स होती थी बिजनेसमैन को, और जो जर्मन कन्फेडरेशंस थी, जर्मन स्टेट्स थे, वो अलग अलग पार्ट में बटे हुए थे, और उन जर्मन स्टेट्स में 1834 में सभी जर्मन स्टेट्स ने इस बात के लिए एग्री हुए कि हम क्या करेंगे, अलग अलग जगहों पर टैक्स को खत्म कर देंगे और एक टैक्स कर देंगे। वो टैक्स का नाम क्या था? जुलवेरी। कब हुआ इनिशिएट? 1834 में। और प्रूसिया ने इनिशिएट किया था, प्रूसिया ने शुरुआत करी थी, और जर्मन स्टेट ने एक्सेप्ट किया था जुलवेरी को, जिसमें क्या किया गया था? टैक्सेज को कम कर दिया गया था, और करेंसी की संख्या 30 से कम करके 2 कर दी गई। करेंसी भी कम कर दिया गया, टैक्स भी कम कर दिया गया, और ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया गया, और एंट्री जो है कस्टम यूनियन हो गया, बंद हो, खत्म हो गया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टैक्स देना लोगों को नहीं पड़ा। तो इट वॉज वेरी गुड फॉर द बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स। ओके बच्चों, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखोगे नेक्स्ट इज रिवॉल्यूशनरीज। नेक्स्ट इज रिवॉल्यूशनरीज। कंजर्वेटिव्स बिकेम स्ट्रॉन्ग आफ्टर द वियना कांग्रेस। कंजर्वेटिव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए वियना कांग्रेस के बाद। आपने पढ़ा है, मैंने जस्ट बताया। रिवॉल्यूशनरीज कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल, बट जो रिवॉल्यूशनरीज थी वो डरे नहीं। उनका आंदोलन क्या हो गया? थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कंटिन्यू किया। अब क्रांतिकारी तो हर जगह थे, भारत में भी क्रांतिकारी थे। ज्यूसेप मैजनी वाज वन सच रिवॉल्यूशनरी, और यूरोप का जो फेमस रिवॉल्यूशनरी था वो कौन था? ज्यूसेप मैजनी। ज्यूसेप मैजनी, यू कैन सर्च इट, वेरी फेमस। ही वाज बोर्न इन जेनेवा इन 1807। उसका जन्म जिनेवा में हुआ 1807 में। और सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी, 24 साल की उम्र में सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी का मेंबर था। क्वेश्चन पूछ सकते हो बेटा, सीक्रेट सोसाइटी क्या होती है? तो जब दुश्मन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो सीक्रेट सोसाइटी, गुप्त संगठन बनते, जिससे भारत में भी था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन। भगत सिंह और सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इसको चला रहे थे। इसी तरीके से उसको कार्बोनरी का मेंबर बना। फिर वो उसने 1831 में रिवोल्ट किया और देश से उसे बाहर निकाल दिया गया। ही वॉज सेंट टू एक्साइल, देश से बाहर निकाल दिया गया। उसने 2 और सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली मार्सिलीज में बनाई, फ्रांस का शहर है, और जर्मनी का शहर बर्न है, वहां उसने बनाया यंग यूरोप। He believed that God had intended nations to be mutual units of mankind. वो बिलीव करता था कि लोगों को यूनाइट होना चाहिए, और वो इटली को यूनाइट करना चाहता था। इटली का जो स्टेट था वो अलग अलग रूलर्स के कंट्रोल में था। डिफरेंट स्टेट्स वर रूल्ड बाय डिफरेंट रूलर्स, और वो चाहता था कि इटली को क्या होना चाहिए? इटली शुड बी यूनाइटेड। एंड ही कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल। उसने लगातार स्ट्रगल किया, सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई, और इसकी वजह से जो कंजर्वेटिव्स थे, जो मोनार्क्स थे, वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे। ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रियन चांसलर, डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ कंजर्वेटिव्स। ड्यूक मेटरनिक कहता था कि हमारी जो सोशल ऑर्डर है, हमारा सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ज्यूसेप मैजनी। तो ज्यूसेप मैजनी जो ऑस्ट्रिया का, ज्यूसेप मैजनी को ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वी हैव टू बी अलर्ट। वो ही वाज अ वेरी गुड ओरेटर, और ही हैड ग्रेट इम्पैक्ट इन द यूथ्स। तो इसकी वजह से कंजर्वेटिव्स डरे हुए थे, राइट? तो वी हैव स्टडीड अबाउट द revolutionaries. An important revolutionary was Giuseppe Mazzini. For complete topic-wise solution of all subjects of syllabus of all boards, CBSE, ICSE, and state boards, for preparation of all competitive exams, please visit www.preducate.in. You can also download the Preducate mobile app from Play Store on your mobile phones. Thank you.